हेलो एवरीवन, देखिए अब यूनिट सेकंड का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखो यार, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नाम से ही पता चल रहा है। देखो किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यही लिख रखा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, जाउल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल दो या फिर जाउल लॉ बोल दो या फिर जाउल हीटिंग इफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो जो जाउल है उसने क्या कहा था इसके बारे में कि जो हीट है वो किसके इक्वल होगी, आपके पास I² RT के बराबर होगी। H हीट हो गई, I करंट, R रेजिस्टेंस और T क्या हो गया यहाँ पर आपके पास, टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, टाइम हो गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो ये H इक्वल टू में I² RT कैसे आता है, इसका प्रूफ समझते हैं। देखो आप सभी को पता है करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, Q/T, चार्ज अपॉन में टाइम। यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू निकलेगी उससे क्या आएगा आपके पास, Q इक्वल टू में IT। समझ रहे हो, अगर यहाँ से आप करते ये Q इधर ही रहता और ये I के साथ T मल्टीप्लाई होता, IT ऐसे होता, तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है इतनी बात या नहीं। ठीक है, ये T यहाँ चाहे आप कैपिटल ले लो या ये स्मॉल ले लो। ठीक है, मैंने यहाँ स्मॉल ले लिया, यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, तो कोई कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना अपने माइंड में। ठीक है, क्लियर है। या मैं इसको कैपिटल ही कर देता हूँ यहाँ पर, ये लो। ठीक है, ये भी क्या है, कैपिटल है यहाँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसको मान लो आप फर्स्ट। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल वाला जो आपके पास चैप्टर था उसमें पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, बताओ ज़रा। पोटेंशियल इक्वल टू में क्या आया था, वर्क डन अपॉन में क्या था, चार्ज था। याद है कुछ, बताओ। अब यहाँ से देखो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V इंटू में Q। जिसको नहीं याद है ना यार, वो देख लो पहले जाके पोटेंशियल वाला चैप्टर। ठीक है, ऐसे काम मत करो कि ये कहाँ से आ गया। समझ लो, जिसको नहीं पता है वो पोटेंशियल वाला चैप्टर देखो, वहाँ पर ये है, पहले ही डेफिनेशन में ये बनता है। तो वर्क डन अपॉन में क्या है, चार्ज। वर्क डन इक्वल टू में क्या आ गया यहाँ से, V इंटू Q। ऐसे ही देखो वर्क इधर रहेगा और ये V और ये Q इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया W इक्वल टू में V इंटू में Q। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। समझ रहे हो। अब क्या करना है आपको, पुट करो फर्स्ट इन सेकंड। ये वाली फर्स्ट को सेकंड में पुट करो तो देखो W वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से V ऑलरेडी है, Q की वैल्यू क्या पुट कर दूँ मैं यहाँ पर, IT। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत इसमें, परेशानी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको पता है V इक्वल टू में क्या होता है आपके पास, IR होता है। पता है फॉर्मूला या नहीं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। तो देखो V की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, IR, और ये वाला I है यहाँ पर और एक T है। तो देखो यहाँ से I इंटू I कितना बन गया, I² और ये R और ये T। और देखो ये जो W होता है ना, ये जो W होता है इसी को मैं H लिख सकता हूँ, मतलब हीट लिख सकता हूँ। कैसे, देखो वर्क हो रहा है, समझ रहे हो। वर्क जो हम बोलते हैं वही क्या है आपके पास, हीट एनर्जी है। क्योंकि देखो जितना वर्क कोई करेगा, सीधी सी बात है, जितना वर्क होगा उतनी ही हीट रिलीज होगी। समझ रहे हो बात। जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब काम कर रहे हो कोई, तो एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, जितना काम करोगे उतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, जितना वर्क कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो वर्क को ही मैं क्या बोल देता हूँ, हीट। तो अगर आपको याद हो +1 में भी हमने किया था, वर्क या फिर एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, इन सब के जो डायमेंशंस लिए थे ना वो एक ही लिए थे, क्योंकि ये एक ही चीज़ है। समझ रहे हो इतनी बात, वर्क जितना करोगे उतना ही हीट रिलीज़ होता है। क्लियर है। अभी कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट में इस चीज़ को और क्लियर करेंगे इस बात को। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर दी, H इक्वल टू में I² RT। बस ये ध्यान रखना, वर्क को ही क्या बोल रहे हैं हम, हीट बोल रहे हैं। यहाँ पर वर्क की जगह में हमने क्या कर दिया, हीट लिख दिया, क्योंकि जितना वर्क हो रहा है उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये हेंस प्रूव्ड, इतनी बात। बताओ, तो यानी कि देखो अगर मैं इस W को ही H बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला भी क्या है, यहाँ H ही होगा, W H भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन गया H का, कौन सा, VIT। एक ये वाला फॉर्मूला बना, एक बन गया H इक्वल टू में I² RT। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ इस तरीके से। समझ रहे हो या नहीं, ये भी फॉर्मूला बन गया हीट का, तो VIT। लेकिन मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी थी तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ कर दी। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला होता है हीट का, वो कैसे हमें पता चलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर ये
आई की वैल्यू को कुछ पुट करूँ यहाँ पर, तो देखो क्या फॉर्मूला बनने वाला है। देखो आई अगर यहाँ से निकाल लूँ मैं तो ये बनता है v/r, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ आई की जगह v/r तो v² बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा r², और इधर r है ही और इधर t है, एक r से एक r कट गया, तो h इक्वल टू में कितना आ रहा है इधर से v²/r, और ये साथ में आ रहा है t। समझ रहे हो बात को या नहीं, आ रही है चीज़ समझ में। तो यानी कि 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास हीट के, ठीक है। h इक्वल टू में VIT, h इक्वल टू में I²RT, h इक्वल टू में v²/RT। अब ये क्यों कह रहा हूँ 3 फॉर्मूले, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं आपके पास, ठीक है। आगे देखना ये जो क्वेश्चन 1 और 2 है इनमें पता चल जाएगा कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, वो बात मैं अभी डिस्कस करूँगा, पहले मैं समझा दूँ आपको कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो कोज क्या है, देखो हीटिंग इफेक्ट है, जैसे मान लो किसी कंडक्टर में जैसे करंट फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है जी, यहाँ से आपने एक बैटरी या सेल लगा दिया, ठीक। अब करंट मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और ये नेगेटिव करंट ऐसे जा रहा है, ठीक। करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे वो इधर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब बैटरी कनेक्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में कोलिजन होगा इनके बीच में, क्यों सबको इधर जाना है, कोलिजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन एटम्स का बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन आयंस का, जो भी इसमें है वो सब क्या होंगे, टकराएंगे आपस में। देखो जब टकराएंगे तो सीधी सी बात है, जब भी कोलिजन होगा, जैसे मैं कह रहा था आपको अभी कि वर्क कर रहे हो तो हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ भी तो ये वर्क ही हो रहा है, वर्क क्या कोलिजन हो रहा है और बहुत ज़्यादा, तो टकरा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, हीट की फॉर्म में रिलीज़ होगी, तो ये कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझ रहे हो, यही बात यहाँ लिख रखी है कि अकॉर्डिंग टू द जॉल व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड विद अ सेल और बैटरी देन कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन किस में, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन एटम में, इलेक्ट्रॉन आयंस में, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन्स एनर्जी लिबरेट मतलब रिलीज है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। लिबरेट जैसे हम कहते हैं ना कि एक तो हो गया रिलीज मतलब हो गया, ठीक है, लिबरेट का एक मतलब होता है फ्री भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिबरेट का मतलब हो गया रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इज गिवन बाई, हमें पता है इक्वल टू में क्या, I²RT। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये मैंने कुछ समझाया था आपको इस चैप्टर के शुरुआत में, जो यूनिट सेकंड है इसके शुरुआत में ही मैंने आपको कुछ समझाया था कि इलेक्ट्रॉन एटम, वहाँ से मैंने क्या चीज़ बताई थी आपको, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस वाले केस में, ठीक है। क्या क्लियर है, ठीक है। अब देखो मेन बात की, ये जो 3 हमने यहाँ पर किए थे ये फॉर्मूले VIT, I²RT, और ये 2 मेनली यूज़ होने वाले हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है। होता तो न्यूमेरिकल में ये भी है, लेकिन मेनली ये वाले यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। अभी जो मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, तो देखो समझो इनको कि क्या है इनका मतलब। देखो कह रहा है ए कॉपर एंड नाइक्रोम वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन विच केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी लार्ज। मतलब समझ रहे हो, एक कॉपर की वायर है आपके पास और कौन सी है, नाइक्रोम की वायर है, और इनको आपने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। तो कह रहा है बताओ किस केस में, इन विच केस रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी लार्ज, मतलब कॉपर में लार्ज होगी हीट या नाइक्रोम में होगी। तो देखो समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसकी कहानी समझ में आनी चाहिए कि क्या है। तो देखो अब ये जो केस है ये है सीरीज़ का केस, और हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला है, एक ये है एक ये वाला है, ठीक है। तो आपको पता है सीरीज़ के केस में करंट सेम होता है और पैरेलल के केस में वोल्टेज सेम होती है। अगर ये पैरेलल वाला केस देता तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करता, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन सोचता। और जब सीरीज़ का दे रहा है तो ये वाला, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है तो करंट वाला लेना है, अगर पैरेलल में दिया होता है तो ये वाला लेना जिसमें V आ रहा था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेलल वाला ही है, ठीक है। तो इसको समझो, ये सीरीज़ में कह रहा है तो हम यहाँ से लिखते हैं एज बोथ आर इन सीरीज़। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास, H इक्वल टू में I²RT वाला, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले से हमें एक बात पता चल रही है कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है यहाँ R के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R के है। इसका मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी हीट। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है यहाँ पर, कॉपर का कि नाइक्रोम का, बता दो जल्दी से। नाइक्रोम का ज़्यादा है ना रेजिस्टेंस। अब इतनी बात तो यार आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद हो जो हीटर वगैरह होते हैं ना, उनमें भी नाइक्रोम की वायर यूज़ होती है। नाइक्रोम की वायर क्यों यूज़ होती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो क्या होगा, सीधी सी बात है, हीटअप होता रहेगा। हीटअप होगा तो क्या होगा, हीट मिलेगी आपको, यही तो होता है ना। इसलिए तो नाइक्रोम की वायर यूज़ होती है वहाँ पर हीटर्स में। तो मेन मैं आपको क्या बात बोल रहा था यहाँ पे कि H इज डायरेक्टली टू R। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो 2 आपको चीज़ें दी हैं इसमें से रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है। तो हम यहाँ लिखते हैं नाइक्रोम रेजिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बड़ा है किससे,
कॉपर के रेजिस्टेंस से, ये बात लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और देखो अगर नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही हो रही है, तो यानी कि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो हीट भी किस में ज़्यादा होगी, नाइक्रोम में ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी लार्ज इन केस ऑफ नाइक्रोम। समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी देख लो अगला, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कहानी। देखो क्या है क्वेश्चन सेकंड में, आपके पास एक बल्ब और कॉपर की वायर को कनेक्ट कर रखा है, किसमें, पैरेलल में। कह रहा है इन विच केस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी लार्ज। अब देखो आपको ये पता चल गया कि ये किस में है, पैरेलल में, तो हम लिखेंगे एज बोथ आर इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल के केस में हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कौन सा यूज़ होने वाला है। पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम, तो ये वाला फॉर्मूला देखो H इक्वल टू में क्या आएगा, V²/R इंटू में T, क्लियर। अब देखो यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि H जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो यानी कि इसमें जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज़्यादा होने वाली है, सीधी सी बात है। समझ रहे हो या नहीं बात को, ये चीज़ें ध्यान से समझनी है कि कॉपर है, बल्ब में कौन सी वायर यूज़ होती है आपके पास, टंगस्टन की वायर यूज़ होती है वो, ठीक है। मटेरियल जो यूज़ होता है वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ना बल्ब का फिलामेंट, जो पुराने बल्ब आते थे आपने देखे होंगे ट्रांसपेरेंट से, उनके अंदर वो जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, तो वही मेन वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन ये पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल के केस में आपने बताना है कि क्या होगा, कॉपर की वायर में हीट ज़्यादा होएगी या बल्ब में हीट ज़्यादा होएगी, ठीक है। समझ रहे हो इतनी कहानी। तो हमें कैसे पता चलेगा अब ये, देखो रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सोचो बल्ब वाले में टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे बल्ब बोल दो, ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस या टंगस्टन का, ठीक है, बल्ब रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन कॉपर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब हीट किस में ज़्यादा होने वाली है बताओ, कॉपर में, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस क्या है, देखो कम है रेजिस्टेंस, तो हीट इसमें ज़्यादा होने वाली है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट विल बी लार्ज इन केस ऑफ कॉपर। समझ रहे हो बात को। तो देखो मोटी सी बात क्या है समझने की, कि अगर यहाँ से समझो, अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं चीज़ें तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के, तो फिर रेजिस्टेंस देख लो किसका ज़्यादा है, उसी में हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्टेड है तो वहाँ पर जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के। यही बात हमें समझ में आ रही थी यहाँ से, ठीक है ना। तो जिस केस में रेजिस्टेंस कम होगा उस केस में हीट ज़्यादा होगी। बात समझ रहे हो, ये इस तरीके के क्वेश्चन है। हाँ इतना ज़रूर है कि ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और किस में रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। क्लियर है इतनी बात, आ रही हैं चीज़ें समझ में, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।